चलिए दोस्तों, अब हम पिछले वीडियो का जो शेष पार्ट है उसकी चर्चा कर लेते हैं। आर्यों की विशिष्ट आनुवंशिक निशानी की चर्चा हम कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बाई क्रोमोसोम है, ये पिता की वंशावली दिखाता है, और यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये माँ की वंशावली दिखाता है। तो हम यहाँ पर आर्यों की वंशावली देख लेते हैं। यहाँ पर आर्यों का जो मूल हैप्लो समूह है वो है R1A, इसका सब क्लैड है R1A M417। तो 3800 BC में, यानी आज से लगभग 5800 साल पहले जब इसका विभाजन होता है, यानी इसका सबक्लैड बनता है, R1AZ 282 है, ये सिर्फ यूरोप में मिलता है, यानी इसका विस्तार यूरोप में हुआ। और ये R1AZ 93 ये मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में इसका विस्तार है। और भारत में जो मिलने वाला R1A का सबक्लैड है वो यही है, R1AZ 93। तो भारत में आर्य यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिस हैप्लो समूह को धारण करते हैं वो है R1AZ 293। यहाँ के लोगों को इसी सबक्लैड ने प्रभावित किया है। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं कि जब 1693 लोगों का यूरोप में सैंपल लिया गया था जिनका संबंध R1A M417 से था, तो इनमें से 96% लोग या इससे और ज़्यादा R1AZ 282 से संबंध रखते हैं, जो कि यह यूरोप में मिलता है। और वहीं जब मध्य एशिया के और दक्षिण एशिया के 490 लोगों का सैंपल लिया गया तो इनका 98.4% संबंध R1AZ 93 इससे संबंध निकला है। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत से जैसे आप उत्तर की तरफ चलेंगे, यूरोप की तरफ चलेंगे, तो R1AZ जो 93 यहाँ पर सबक्लैड है, जो कि भारत की जनसंख्या में यानी आर्यों में बड़ी गहराई से इसमें फैला हुआ है। वही जब उत्तर की तरफ आप जैसे जैसे जाते जाएंगे तो ये R1AZ 93 कम होता जाता है, और यूरोप में R1AZ 282 इसकी संख्या बढ़ जाती है वहाँ पर। और आप इसको जब ऊपर तक जाएंगे तो R1A का संबंध आपको वहाँ नॉर्वे, स्वीडन, जो कि यूरोप के सबसे उत्तर के देश हैं, वहाँ तक आपको ये देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो जाता है कि भारत में ये आर्य आए हुए हैं, और ये 3800 BC के बाद में आए हैं। हालांकि इसकी डेट 2000 BC से लेकर के 1000 BC के आसपास रखी गई है, और ये एक साथ नहीं आए हैं, ये इनका आने का क्रम जारी रहा है, लंबे समय तक ये आते रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये L3 जो महिला है इसकी बात कर लेते हैं। तो L3 का उद्भव लगभग 70,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका में ही हो गया था, और इसका विभाजन आप यहाँ पर देखेंगे तो जो N सबक्लैड है इसका, ये 61,000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, और इसी का R सबक्लैड है जो कि आपको यूरोप में और भारत में देखने को मिलेगा। इसका एक सबक्लैड है M, ये केवल आपको भारत में देखने को मिलता है। तो हमें ये महिला की वंशावली बताने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि आर्यों के घर में जो महिलाएं हैं यानी आर्य जातियां हैं, उनमें से 70 से 90% महिलाएं जो कि भारत की मूल निवासी हैं, ये वही महिलाएं हैं। इसलिए ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आर्य यहाँ पर आक्रमणकारी के रूप में आए हैं, क्योंकि ये महिलाओं को लेकर नहीं आए हैं। और आर्यों के घर में जो महिलाएं हैं वो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, इन्हीं की महिलाएं हैं जिनको इन्होंने उस समय अपहरण किया होगा, या फिर इनको बंदी बनाया होगा, दासी बनाया होगा, जो भी उस समय परिणाम निकले होंगे। क्योंकि इन्होंने आक्रमण किया है तो स्वाभाविक है कि इन्होंने महिलाओं को बंदी बनाया होगा। बाद में उनसे शादी विवाह करके और संतान उत्पत्ति करके अपनी वंशावली वो चला रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट है। अब यहाँ पर हम कुछ बातें आपको बता देते हैं कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था बताई जाती है कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर के द्वारा बनाई हुई है, ये बात गलत सिद्ध हो जाती है। क्योंकि जो लोग इस व्यवस्था को मानते हैं उनको अभी आए हुए भारत में लगभग 4000 साल ही हुए हैं, और इन्होंने जो सारे के सारे भगवान हैं, इनके देवता हैं, वो सभी इनके काल्पनिक हैं। और ये किसको इन्होंने भगवान कहा है, जैसे यहाँ पर जब ये आए तो इनके कुछ बलशाली योद्धा रहे होंगे जिन्होंने हड़प्पा निवासियों के ऊपर विजय हासिल की है, उनको इन्होंने बाद में भगवान का दर्जा दिया है। और इस तरीके से भारत में कुछ इन्होंने विद्वानों की कल्पना की है, जैसे चाणक्य है। चाणक्य एक विद्वान है, राजनीति का। इसकी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है, और ये ऐतिहासिक पात्र है, ये कहीं से भी सिद्ध नहीं होता है। हम यहाँ पर बात करते हैं संस्कृत भाषा की। देखिए, ब्राह्मणों को केवल देवनागरी लिपि पढ़ना आता है। अब हम जानते हैं कि धम्म लिपि सम्राट अशोक की है,
और धम्म लिपि से निकली है गुप्त लिपि, या फिर इसका परिवर्तित रूप है जो कि समय के साथ में बदल जाता है, और इससे निकली है देवनागरी। अगर ये बात सही है तो ये देवनागरी लिपि आर्यों की लिपि नहीं हो सकती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर संस्कृत को। तो संस्कृत के बारे में विद्वानों का ऐसा कहना है कि ये आर्यों की भाषा है। ये बात सही है कि आर्यों का इस पर एकाधिकार है, लेकिन हमें ये बताया जाता है कि समुद्रगुप्त का हमें एक लेख मिला है, समुद्रगुप्त का एक लेख मिलता है, इसको कहते हैं कि ये विशुद्ध संस्कृत में है, विशुद्ध संस्कृत में। अब यदि विशुद्ध संस्कृत में समुद्रगुप्त का लेख है तो यह गुप्त लिपि में लिखा गया है। गुप्त लिपि धम्म लिपि का ही एक रूप है, सम्राट अशोक की लिपि है उसी का एक रूप है। अब गुप्त लिपि आर्यों को पढ़ना नहीं आता है, और संस्कृत भाषा अगर मिलती है, संस्कृत भाषा मिल रही है, गुप्त लिपि में मिल रही है, और आर्य इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। आर्य का मतलब यहाँ पर ब्राह्मण ही हैं। अगर ब्राह्मण इस लिपि को पढ़ नहीं पा रहे हैं, यदि संस्कृत भाषा इनकी होती तो निश्चित तौर पर इनको पढ़ना आता होता, क्योंकि ये पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये सवाल एक खड़ा होता है। हालांकि सभी विद्वान ये मानते हैं कि ये आर्यों की भाषा है। अब यहाँ पर दो बातों में से एक बात सही होगी, या तो जो लोग समझ रहे हैं वो बात हो सकता है कि आगे चलकर गलत सिद्ध हो, या फिर तो हमें बताया जाता है कि जो समुद्रगुप्त की भाषा है विशुद्ध संस्कृत है, जिसको इसके कवि हरिशरण ने लिखवाया है वो संस्कृत नहीं होगी। यदि संस्कृत है और संस्कृत आर्यों की भाषा है तो ब्राह्मणों को ये पढ़ना आना चाहिए। ब्राह्मणों ने इसको नहीं पढ़ पाया, अंग्रेजों के समय में इसको पढ़ा गया है। मैं इनके ये दावे को भी झूठा मानता हूँ। हमने यहाँ पर जो भारतीयों का पितृवंश है, भारतीयों का पितृवंश, इसकी चर्चा नहीं की है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो मूल उद्देश्य है वो आर्यों की विशिष्ट आनुवंशिक निशानी है उसको बताना था। खैर, हमें इस किताब में जो आरंभिक भारतीय है इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी भारतीयों के विषय में मिली भी नहीं है। जब भी हमें जानकारी मिलेगी हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। खैर, हमने तो ये बताना था कि जो आर्य हैं वो विदेशी किस तरीके से हैं, उनका डीएनए प्रमाण मैंने आपको दिया है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। इस तरीके के हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।